हाल ही के दिनों में भारतीय सेना में अश्नी प्लाटून, भैरव बटालियन, उसके अलावा रॉकेट और जो मिसाइल फोर्स है उसे तैयार किया जा रहा है और यही वजह है कि हम इस समय फॉरवर्ड लोकेशन के बेहद करीब से हम आपको पूरी तैयारी दिखा रहे हैं। ये लॉजिस्टिक ड्रोन है, उसके अलावा सर्विलेंस ड्रोन है और यही बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर गौरव बत्रा है। सर, जब हम यहाँ पे आए तो चारों तरफ बर्फ दिखाई दे रही है, कुछ ही एरियाज हैं जहाँ पे बर्फ नहीं है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। किस तरीके का एओआर है आपका, एरिया ऑफ ऑपरेशन है, इस एरिया के बारे में बताते हुए आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बता दीजिए कि क्या क्या तैयारी है हमारी। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो एरिया है हमारा काफ़ी चैलेंजिंग है। एक काफ़ी दुर्गम पहाड़ी इलाका है। जो हमारी यहाँ पे हाइट्स है वो सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज की हाइट्स है, तकरीबन 12,000 से लेकर 18,000। जैसे जैसे हम आगे जाते रहते हैं वैसे वैसे जो एरिया है वो और ऊंचा होता रहता है। हिमालय है तो काफ़ी दुर्गम है। इसके अलावा आपने जो यहाँ के रास्ते देखे होंगे, यहाँ के रास्ते भी हैं वो भी काफ़ी दुर्गम है। यहाँ पर काफ़ी जो नेचुरल आपदा है वो भी काफ़ी आती है, जैसे लैंडस्लाइड हो गया, बारिश का काफ़ी यहाँ पे जोर रहता है, तो फ्लैश फ्लड हो गया, तो इस तरह की काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना हमें करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास में अब जो है काफ़ी न्यू जनरेशन इक्विपमेंट है, काफ़ी टेक्नोलॉजी इंडियन आर्मी में आ रही है, जिससे जो इस तरह से बनी हुई है कि इन दुर्गम इलाकों में भी वो काम कर सकती है। जैसे आप पीछे देख रहे हैं कि हमारे पास में कुछ हाई मोबिलिटी व्हीकल्स हैं, ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं, तो ये हमारे जवानों को मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जल्दी से जल्दी ये किसी भी इलाके में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा फायर, जहाँ तक कि फायर पावर है, ये इनके अंदर में जो हमारे पास में बिल्कुल जो मॉडर्न वेपन्स हैं वो इनके अंदर में तैनात हैं, तो उससे भी हमारे को काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट मिलता है किसी भी ऑपरेशन को कारगर करने में। इसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं कि ऊपर ड्रोन वगैरह उड़ रहे हैं, तो ये ड्रोन वगैरह के इंडक्शन से हमारी जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है वो बढ़ी है। हम दूर तक इलाके में, किसी भी इलाके में देख सकते हैं और हम इससे हमारे को डिसीज़न लेने में बहुत सहूलियत होती है कि हम एडवांस में डिसीज़न ले सकते हैं। और हमारे पास में ऐसे कॉम्बैट ड्रोन भी हैं और ऐसे प्रिसीशन एम्यूनिशन भी है, जिससे हम दुश्मन के इलाके पर कारगर वार कर सकते हैं। मतलब अभी चीफ ने कहा कि अश्नी प्लाटून तैयार की जा रही है और देखा भी हमने, तो किस किस तरीके के, चाहे सर्विलांस, कैमिकाजी हो, ये जो पीछे लॉजिस्टिक ड्रोन दिख रहा है, इसकी क्या कैपेबिलिटी है? देखिए, हमारे पास में अलग अलग तरह के ड्रोन हैं। जैसे सबसे पहले तो ड्रोन जो होते हैं वो टास्क के आधार पर होते हैं, जैसे कि वो क्या टास्क कर सकते हैं। उसमें हमारे पास में सर्विलेंस ड्रोन है, उसके बाद लॉजिस्टिक ड्रोन है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन है और कॉम्बैट ड्रोन है। और इसके अलावा हमारे पास में जो ड्रोन है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे कुछ हैं जो फिक्स विंग ड्रोन हैं, कुछ हैं रोटरी विंग ड्रोन हैं, टीचर ड्रोन हैं और ड्रोन फॉर्म्स हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के हमारे पास में ड्रोन है और इन सबके अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं। कई जो हैं वो हाई एल्टीट्यूड जैसे 5,000 मीटर के ऊपर काम करते हैं, कई उसके नीचे काम करते हैं। तो इलाके के हिसाब से यहाँ के प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही उनको इंडक्ट किया जाता है। सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने भारतीय सेना का दमखम देखा, ऑपरेशन कैपेबिलिटी देखी, हजार किलोमीटर तक जाने वाले ड्रोन देखे, लेकिन जब ये गाड़ियां और ड्रोन एक साथ दिखाई देते हैं तो ये कैसी तैयारी है, खासतौर पे इन सबको देखते हुए? और क्या इक्विपमेंट, क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बर्फ है, टेम्परेचर अलग अलग है, पहाड़ हैं, प्लेन एरिया है। देखिए, हमारे पास में जैसे कि मैंने बताया कि ये न्यू जनरेशन इक्विपमेंट हमारे पास में है, जिससे हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ी है। तो इनको हम अपने जो टैक्टिक्स हैं, अपने उनको जो हमारे काम करने का तरीका है उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। इनके हिसाब से हम अपने आप को और सक्षम बना रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो दुर्गम इलाका है उसके लिए हमारे पास में चाहे वो क्लोथिंग हो गया, चाहे वो हमारा खान पान हो गया, चाहे किसी तरह का भी सपोर्ट हो गया, चाहे हमारे जो एकोमोडेशन है, तो ये सब हमारा इस बहुत ही हाई दर्जे का है। तो हमारे जो ट्रूप्स हैं उनकी सर्वाइवेबिलिटी यहाँ पे बढ़ी है और उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी बढ़ी है। सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया भी है। अब ऐसे में जो एडवर्सरी का एरिया है वो कितना लगता है, जो आप बता सकें, जो कि क्लासिफाइड नहीं है? उसके अलावा क्योंकि ये जो पूरे माउंटेन्स हैं, ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई है, चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न गैजेट्स, इक्विपमेंट्स का हम कैसे इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं?
देखिए, जहाँ तक हमारे इलाके का सवाल है, हमारा एक बहुत ही बड़ा इलाका है और यहाँ की एक पिक्यूलियरिटी ये है कि यहाँ पर काफ़ी हाई माउंटेन रेंजेस हैं और ये हाई माउंटेन रेंजेस और की जो भी मूवमेंट है वो वैलीज़ के साथ साथ होती है। तो अगर हमें कहीं से एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें मूवमेंट करना है, जैसे आपने रियलाइज़ किया होगा जब आप दिल्ली से आए होंगे, कि हमें काफ़ी दुर्गम रास्तों से जाना पड़ता है और वही अगर ये पहाड़ी इलाकों पर चढ़ना हो तो उसके लिए हमें खास माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट और ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो जो यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों का हमारे पास में प्रबंध है जिससे हम इन एरियाज में बखूबी ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी न्यू जनरेशन इक्विपमेंट आया है या जो भी हमारे पास में सर्विलेंस के इक्विपमेंट आए हैं, इससे यहाँ पे हमारे लिए काम करना और भी आसान हो गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हैं, टेरेन आसान नहीं है, बट जो यहाँ पे हमारे जवानों का जोश है वो बहुत हाई है और इसके अलावा जो हमारे को इक्विपमेंट दिया गया है, जो हमारे पास में साजो सामान है, जो हमारे पास में सर्वाइवेबिलिटी के लिए है, फोर्स प्रोटेक्शन के लिए है, वो सब चीज़ों से हमारे को यहाँ पे ऑपरेशन करने में बहुत ही सक्षम। सर, तापमान कितना अप एंड डाउन होता है? क्योंकि गर्मी में तो गर्मी दिखाई दे रही है, लेकिन ठंड में और ठंड है। रात को -डिग्री में टेम्परेचर था। देखिए, ये जो जोशीमठ है, जोशीमठ से भी एक पीछे का इलाका है। जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे, हिमालय की चोटियों के पास जाएंगे और यहाँ के जो पासेज हैं वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर जो हाइट्स हैं वो तकरीबन 16,000 से 18,000 फीट के। तो उस समय में जैसे यहाँ पर आपको कहीं कहीं पे बर्फ दिख रहा है, वो अभी इलाके हैं वहाँ पर कम से कम 5-5, 6-6 फुट की बर्फ है अभी एज ऑफ नाउ। और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वहाँ पे पूरे समय माइनस में ही रहता है और जो मिनिमम टेम्परेचर हैं वो -20, -30 में भी चला जाता है। और जो मेन जो इश्यूज होते हैं वो है विंड चिल फैक्टर। जब हवा चलती है, तकरीबन आज भी आप देखेंगे 12-1 बजे के बाद में यहाँ पे तेज़ हवा चलने लगती है, तो उससे विंड चिल फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सर, चूंकि ये बॉर्डरलाइन एरिया है, एरिया ऑफ ऑपरेशन आपका बहुत ही टफ और डिफिकल्ट है। टेम्परेचर बहुत अलग है, हवा बहुत तेज चल रही है। जो यहाँ के लोकल हैं, खासतौर पे फॉरवर्ड लाइन विलेजेस जो कि ठीक सामने एडवर्सरी के हैं, वहां तक सहूलियत पहुंचाना और उसके अलावा ट्रूप्स को जो कि बिल्कुल अगर पोस्ट कट जाती है तो वहां तक सब कुछ पहुंचाना और वाइब्रेंट विलेज के आधार पर ये काम करना या उन विलेज को भी ध्यान रखना, ये चैलेंजिंग है। जी, सबसे पहले तो जैसे हमारे ट्रूप्स की सस्टेनेंस का सवाल है, तो हमारी जो ड्रिल्स होती हैं, कहीं पे भी हम पहाड़ी इलाके में होते हैं तो हमारे पास में एडिक्वेट स्टॉकिंग होती है कि अगर कभी कुछ कट ऑफ हो जाता है कोई इलाका या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो हमारे पास में एडिक्वेट लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है कि हम उस लंबे समय तक हम वहाँ पर कार्य कर सकते हैं। कोई लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आर्मी के हिसाब से नहीं होती है। इसके अलावा आर्मी में अभी लॉजिस्टिक्स के लिए हेलीकॉप्टर्स वगैरह का भी प्रबंध है। सिविल हेलीकॉप्टर्स भी हम हायर कर रहे हैं जिससे हम इवन जब कट ऑफ समय होता है उस समय भी हम अपने आगे ट्रूप को फ्रेश राशन लॉजिस्टिक्स का प्रोवाइड करते हैं। जहाँ तक इस सिविलियन का सवाल है, जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जो गांव है, जो वाइब्रेंट विलेजेस हैं, वो दूर दुर्गम इलाके में है, बहुत ही मुश्किल इलाके में है, बहुत मुश्किल इलाके में वो लोग रहते हैं। तो उन सबकी हेल्प के लिए आर्मी हमेशा तत्पर रहती है। तो इसके अंदर में जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने आगे के इलाके तक बहुत अच्छी सड़कें बनाई हैं, नए ब्रिजेस बनाए हैं और कभी भी कोई भी अगर नेचुरल आपदा आती है तो आर्मी फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करता है, उनकी मदद करता है कि जैसे ही कभी जैसे कट ऑफ होता है, जैसे धराली फ्लड में कट ऑफ हुआ रास्ता तो इमीडिएटली उसको खोलने का काम किया गया। तो ये सब में हमेशा हम तत्पर रहते हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास में इनकी लाइफ को और आसान बनाने के लिए, ताकि यहाँ पे लोग यहाँ से पलायन ना हो और यहाँ पर लोग आकर रहें, उसके लिए इनके लिए हम काफ़ी कुछ करते हैं। जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पे उनको वाटर सप्लाई, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सोलर इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हम मुहैया करवा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के लोकल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के काफ़ी सारे एवेन्यूज हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर में सबसे पहला है कि हम यहाँ पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही टूरिस्ट आएगा तो यहाँ पे इकोनॉमी डेवलप होगी, वैसे ही काम बढ़ेगा, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा इनके लिए, लोगों के लिए यहाँ पर हम बहुत सारी फैसिलिटीज, जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं यार्न्स ऑफ योर। अब यार्न्स ऑफ योर प्रोजेक्ट क्या है कि इसके अंदर में हम लोगों की जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज थे, जो पुराने समय से चलते आ रहे थे, उनको हमने बढ़ावा दिया है। जैसे यहाँ की ट्रेडिशनल वीविंग, जैसे यहाँ पे माना गांव है, वहाँ पे जो लेडीज हैं वो वीविंग करती हैं और
बहुत सुंदर शॉल्स वगैरह बनाती हैं, तो उनको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है। हमने उन्हीं के कोऑपरेटिव इस्टेब्लिश किए हैं। उनको हम जो हैंडलूम्स वगैरह है, जो मास्टर वीवर्स हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, उन सबको मिलाकर हम एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि वो जो प्रोड्यूस करते हैं वो अच्छे दाम में बाहर जा सके और उनको उसका पैसा मिल सके, अच्छा पैसा मिल सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। वैसे ही हमारा हरसिल के इलाके में एक हम एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जो यहाँ के लोकल एप्पल प्रोड्यूस होते हैं वो काफ़ी वेस्टेज होता है, ताकि वेस्टेज ना हो और उसको प्रोड्यूस को इस्तेमाल करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जाए, रेवेन्यू जनरेशन किया जाए, वो हमारा एक और इसमें इसी के अंदर में शामिल है। इसके अलावा यहीं पे पास में तपोवन के पास एक सुनील गांव है, तो सुनील गांव के अंदर में हमने ग्रीन हाउसेज इस्टेब्लिश किए हैं जो यहाँ के जड़ी बूटियाँ हैं, मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो उनको उगाने का भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ गांव हैं जैसे मलारी गांव है, उसके अंदर में हमने होम स्टेज वगैरह भी बनाए हैं, टेंटेड होम स्टेज, जो यहाँ के कोऑपरेटिव को हमने दिए हैं। तो जो भी हम ये प्रोजेक्ट करते हैं ये हम सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलके करते हैं और हमारा ये रहता है कि ये चीज़ें हम वापस यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर करें। इसके अलावा यहाँ पर अगर जैसे ये यहाँ पर कोई रेडियो स्टेशन की कोई सुविधा नहीं थी, तो हमने यहाँ पर रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश किए हैं। जैसे हरसिल में एक रेडियो स्टेशन है हमारा, रेडियो आईबेक्स, और एक जोशीमठ में हमने एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, ताकि यहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस, यहाँ के लोगों की बातचीत हम कर सके। तो ये रेडियो स्टेशन भी हमने इस्टेब्लिश किए हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जहाँ जिससे यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे पलायन कम हो, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़े और दूर लोगों को यहाँ के बारे में पता चले कि यहाँ पे कितना अच्छा टूरिज्म की फैसिलिटीज है, क्या एडवेंचर टूरिज्म की उपलब्ध के लिए क्या क्या उपलब्ध है, वो उनको पता चले। सर, चूंकि ये बॉर्डरलाइन एरिया है, आपका जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें बॉर्डरलाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऐसे एरियाज हैं जहां तक पहुंचना बहुत दुर्गम है, क्योंकि लोगों के लिए काम करना तो भारतीय सेना कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा इस चैलेंज और विषम परिस्थिति में जहां पर इस समय सिचुएशन बड़ी वॉलेटाइल सी दिखती है, स्टेबल है हालांकि अनप्रेडिक्टेबल है जैसा चीफ कहते हैं, तो ऐसे में इन एरियाज तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कितना जो है लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो इंफ्रा है वो और डेवलप किया जाए, चाहे बीआरओ के जरिए हो या आप लोग खुद कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे सड़कों का काम लगातार चल रहा है। हाँ। और बहुत ही अच्छी सड़कें, जहाँ तक जोशीमठ तक आगे जहाँ पे भी, क्योंकि सरकार की तरफ से भी काफी पहल की गई है यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और उसके लिए यहाँ पे काफी अच्छी सड़कों का निर्माण किया गया है। और इसके अलावा जो आगे का इलाका है वहां पर बॉर्डर रोड्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है और अभी बिल्कुल आगे के पास तक हमारी सड़कें बहुत ही अच्छे दर्जे की हैं और डेली इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। और आप जानते ही हैं जैसे कर्णप्रयाग में एक रेलवे का प्रोजेक्ट अलग से चल रहा है। इसके अलावा कई जगह पे जहां पर भी लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं वहां पर ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं, एवलांच गैलरीज बनाई जा रही हैं, एवलांच टनल्स बनाए जा रहे हैं, ताकि ये सड़कें इवन बर्फ के समय में भी ये खुली रहे। तो ये एक, आई थिंक ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है, बहुत इम्प्रूवमेंट है और इम्प्रूवमेंट पे बहुत ही अच्छी स्पीड से काम चल रहा है। सर, जो लोग आपको सुन रहे हैं, खासतौर पे युवा, जो कि आप उन्हें जनरेशन नेक्स्ट कह लीजिए, जेनजी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो युवा हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं, फौज की तरफ देखते हैं जब वो फॉरवर्ड लोकेशन पे हैं, आर्मी कमांडर ने कहा कि अग्निवीर और उसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं या जवान हैं, जो न्यू जनरेशन ऑफिसर्स हैं, वो टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत ही ज्यादा सजग हैं एक तरीके से, और उनका रुझान बहुत ज्यादा है। अग्निवीर एक गेम चेंजर है। तो ये जो अग्निवीर हैं, जाहिर सी बात है आपके यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के तौर पर अग्निवीर की तादाद बहुत ज्यादा है, कैसा उनका रोल है? देखिए, हमने जो देखा है कि अभी जैसे हमने आपको दिखाया काफी सारी टेक्नोलॉजी इंफ्यूज हुई है आर्मी के अंदर में, तो इस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए जो ये नई जनरेशन है, हमें ये लगता है कि ये काफी ज्यादा सक्षम है, क्योंकि इनको बचपन से ही एक तरह से ये लोग टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं और इनके लिए इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत ही इजी है। तो हमने देखा है कि जो अग्निवीर है उनको ट्रेन करना आसान है, उनके लिए इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना आसान है, नई चीजें सीखने के लिए वो ज्यादा तत्पर हैं। तो एक हमारे लिए वो एक तरह से एक गेम चेंजर है। इसी तरह जो हमारे यंग ऑफिसर हैं वो भी इसी तरह से इन सब चीजों में काफी आगे हैं और आई थिंक इस सब से हमारे जो टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन है, जो एब्जॉर्प्शन है, उसको काफी फायदा मिल रहा है। सर, युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे यहाँ से इस
लोकेशन से जो कि बेहद करीब है फॉरवर्ड लोकेशन से, और चैलेंज अपने अलग अलग तरीके के हैं जो लोग युवा इंडियन आर्मी की तरफ देख रहे हैं उनके लिए? देखिए, युवाओं को हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आपकी जो इंडियन आर्मी है वो हमेशा तैयार है, वो हमेशा तत्पर है, और कोई भी दुर्गम इलाका हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, इंडियन आर्मी हमेशा ही इन सब जगहों पे सबसे आगे रहेगी। और मैं दूसरा युवाओं से ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छी लाइफ है, बहुत ही एडवेंचरस लाइफ है, बहुत ही बढ़िया लाइफ है। तो अगर आपके अंदर में वो जज्बा है कुछ करने का, कुछ अलग करने का, कुछ एडवेंचर करने का, कुछ अलग लाइफ जीने का, तो आपके लिए आर्मी जो है एक बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है। और यही वजह है कि हम इस समय फॉरवर्ड लोकेशन के बेहद करीब हैं, आपको दिखाने और बताने के लिए कि भारतीय सेना का ये दमखम है, जहां पर टेरेन अलग अलग है, डिफिकल्टीज अलग अलग है, चैलेंजेस अलग अलग है, लेकिन नेशन सबसे पहले है। अगर आप स्नो देखते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, लेकिन स्नो के अपने चैलेंज हैं। हम जिस जगह पर हैं ये फॉरवर्ड लोकेशन के करीब का इलाका है। यहाँ पर स्नो 1 से 1.5 फीट है, तापमान -5 के लगभग है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे -15 से -20, -30 डिग्री तक तापमान है। स्नो करीबन 15 से 20 फीट तक है। अब ऐसे में भारतीय सेना की क्या तैयारी है और टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कोई भी परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, उन सब में हम मुकाबला कर सकें? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस इलाके में तापमान -20 से -30 डिग्री तक चला जाता है। आगे कई इलाके हैं ऐसे जहां पर स्नो 20 फीट से 30 फीट तक चली जाती है, और कई जगहों पर खाना है वो भी फ्रीज हो जाता है। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी हमारी भारतीय सेना हर किसी कंटिजेंसी के लिए तैयार रहती है। अब ऐसे में जब ड्रोन देखते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत सारी दिखाई दे रही है, व्हीकल्स दिखाई दिए, उसके अलावा लॉजिस्टिक ड्रोन दिखाई दिए, ये कैसी तैयारी है? हमारी भारतीय सेना में कई नई टेक्नोलॉजी इंड्यूस हो चुकी है। सबसे पहले हमारी लाइट स्पेशलाइज्ड व्हीकल और क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल के इंडक्शन से हमारी भारतीय सेना को इनहेरेंट मोबिलिटी और स्मॉल आर्म से प्रोटेक्शन मिलती है। ड्रोन्स के इंडक्शन से हमारी बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट सर्वेलेंस कैपेबिलिटी और बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी इनहांस होती है। 6716 असॉल्ट राइफल और AK-203 राइफल के इंडक्शन से हमारी लिथैलिटी और टारगेट इंगेजमेंट रेंज में बढ़ावा हुआ है। इन सब टेक्नोलॉजी के इंडक्शन से अब भारतीय सेना एक फ्यूचर रेडी आर्मी बन गई है। और इसीलिए टेक्नोलॉजी का काफी इस समय जिक्र किया जा रहा है, और यही दिखाने के लिए हम इस समय उत्तराखंड के फॉरवर्ड लोकेशन के बेहद करीब पहुंचे हैं ताकि हम आपको सेना की तैयारी दिखा सके।